So hello everyone, this is your educator Deepika Gwalani. I am your business studies and economics educator on this channel. I am a CS. I have also completed MBA, MCOM and MA in economics. I am a gold medalist in commerce stream. ये हमारा इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जितने भी क्लासेस के लिंक्स होते हैं वो सारे के सारे लिंक्स हम इन चैनल्स पे अपलोड करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे ही सारे लिंक्स मिलेंगे आपको। जो भी पीडीएफ, जो भी अपडेट हमको देना होता है ना आप लोगों को, वो सारे पीडीएफ एंड अपडेट हम लोग इस चैनल के ऊपर ही डालते हैं। सेम चैनल हमारा कॉमर्स 365 का भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज आप जाइए, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, ये मेरा प्रोफाइल है, अनअकैडमी प्रोफाइल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो बच्चे लोग, क्या होता है ना, अगर आप प्रोफाइल को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अगर आप इस प्रोफाइल को फॉलो करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा पता है? आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्लास के 15 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम लाइव आने वाली है या मैम की क्लास होने वाली है। तो प्लीज जाके आप फटाफट से इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ताकि हमारी जब भी स्पेशल या प्लस क्लासेस होंगी तो उन स्पेशल और प्लस क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? आपके मैसेज बॉक्स में, ऐप से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आप लोगों के पास। और अब जो है बेटा, पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। अब स्कूल के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो स्कूल के एग्जाम जब इंपॉर्टेंट हो चुके हैं तो पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। तो अनअकैडमी आपको हेल्प करता है अपने स्कूल के एग्जाम में टॉप करने के लिए। और वो टॉप आप कैसे करोगे? DEEPI कोड लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। अगर DEEPI कोड लगाओगे ना तो 10% ऑफ मिल जाएगा। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं, ये कोड मेरा नहीं है, ये कोड मेरा नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स का कोड है। ठीक है, टीचर का कोड नहीं है, ये स्टूडेंट्स का कोड है। तो आप अपना कोड लगाओ DEEPI और जाके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ ले आओ। अनअकैडमी आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन देता है, एक देता है प्लस और दूसरा सब्सक्रिप्शन क्या होता है पता है? दूसरा सब्सक्रिप्शन होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डिफरेंस क्या है मैम? दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा बेटर होता है? बेटा देखो, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज पे। एक बात बताओ, एक ऑफलाइन ट्यूटर के पास जाते हो, 10-12 हजार 15 हजार महीने के एक सब्जेक्ट के देके आते हो। यहाँ पे 15 हजार का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का है, और एक नहीं, सारे सब्जेक्ट्स उसी के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी मिल रही है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अलग अलग कोने में हैं, आप नहीं जा सकते सबके पास, लेकिन यहाँ पे आपको सारे एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ओके, रेगुलर डाउट सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, पूरा कवरेज होता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिल जाएगी आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से, स्टडी मटेरियल तुरंत अवेलेबल करवाया जाएगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस टेस्ट इतने होंगे ना कि टॉप ना करने वाला बच्चा भी टॉप करने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी जिसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि आपकी रैंकिंग कहाँ है, आप कहाँ हो अभी, कहाँ इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं, आप कहाँ हो। वो कंपटीशन की फीलिंग ना यहाँ से आती है। ठीक है, बैच कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एजुकेटर्स के। और प्राइस तो देखो यार, इतना मिनिमम सा, देखो 15,000 हमारा 12 मंथ का प्राइस है। इसमें अगर आप DEEPI कोड लगाओगे तो 10% ऑफ, मतलब आपको 13,500 में सारे सब्जेक्ट्स 12 मंथ्स के लिए मिल रहे हैं। इतना तो हम एक ऑफलाइन ट्यूशन की फीस दे आते हैं। तो थोड़ा कॉमर्स का दिमाग लगाओ, थोड़ा कॉस्ट सेविंग करो, कोरोना का टाइम है, ये वाला अमाउंट बेस्ट अमाउंट है बेटा। ठीक है, अपने पापा मम्मी का पैसा बचाओ और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लो फटाफट से। ओके, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भाई उस बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो ग्रुप स्टडी नहीं करना चाहते। आपको लगता है यार मैम हमसे तो ग्रुप में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हमको तो इंडिविजुअल कोई हमारे ऊपर ध्यान देना वो चाहिए। तो उसके लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जो सिर्फ और सिर्फ आप ही को पढ़ाएगा, आपके डाउट सॉल्व करवाएगा, आपकी वीकली रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेगा कि आपने पूरे हफ्ते में कितनी पढ़ाई करी, कहाँ पहुंचे, कितना कोर्स हुआ, आपके पेरेंट के साथ भी कनेक्ट करेगा। स्टडी प्लानर होगा बेटा, आपका पूरा GPS होगा कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सारे प्लस के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आइकॉनिक वाला थोड़ा सा पर्सनल टच आपको दे देता है। इसका 6 मंथ का कॉस्ट है 17,000, 12 मंथ का है 28,000। बेटर टू गो फॉर 12 मंथ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर मंथ कॉस्ट कम हो जाती है। आप पर डे कॉस्ट निकालोगे ना, हार्डली 30 to 40 रुपीज पर डे। भाई इतना तो हम नॉर्मली खर्चा कर रहे हैं, तो यार यहाँ इन्वेस्ट करो ना उस पैसे को, और तुम्हारा कोड तो है ही तुम्हारे साथ।
DEEPI कोड तो है ही तुम्हारे साथ, जो तुमको क्या देने वाला है, 10% ऑफ देने वाला है। ओके, अनअकैडमी इमर्ज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आए कि अगर आप 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर और 2 महीने का CBSE सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाएगा। और ये अगर मंथ बढ़ जाएंगे तो ये फ्री बेनिफिट भी आप लोगों के बढ़ जाएंगे, और 10% ऑफ तो मिल ही रहा है भाई, ठीक है, 10% ऑफ तो मिल ही रहा है आप लोगों को। कॉम्बैट होने वाला है, अगर अभी तक कॉम्बैट में नहीं पार्टिसिपेट किए हो ना तो बहुत गलत काम किए हो। जल्दी से जल्दी अनअकैडमी कॉम्बैट जो अनअकैडमी ऐप पे आपको मिल जाएगा, वहां जाके पार्टिसिपेट कर लो। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वर्थ ₹1 करोड़, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर से, 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर करवाए जाएंगे। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि CBSE भी अब इसी के ऊपर जा रहा है, CBSE भी इसी पैटर्न के ऊपर जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और फ्री लाइव टेस्ट होता है, वो भी आपके एंड्रॉइड फोन पे। भाई इतना अच्छा बेनिफिट, इतना अच्छा मौका हर जगह नहीं मिलता है। जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। नेक्स्ट संडे हमारा जो भी आ रहा है 1 PM पे होगा टेस्ट। DEEPI कोड जरूर लगाना एनरोल करते वक्त, बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे। ओके, आस्क अ डाउट फीचर नहीं अगर अभी तक ट्राई किया ना, आई शुड से जाओ और करके आओ। बहुत अच्छा फीचर है, फोटो अपलोड करोगे, वीडियो के फॉर्म में आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन का मिल जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, और ये एक नया फीचर आया है बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई भी वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट था तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। आपको एक लिंक दिया हुआ होगा, वहां जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो फटाफट से आ जाओ सब लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस बिगिन, एवरीवन इज रेडी और नॉट? चलिए तो माइंड मैप स्टार्ट करते हैं। अब माइंड मैप में ना आज मैं क्या करने वाली हूँ पता है, मैं तो आपको पॉइंट्स बताने ही वाली हूँ, लेकिन आप भी मुझे पॉइंट्स बताने वाले हो। ठीक है, मैं तो आपको पॉइंट्स बताने ही वाली हूँ, और लेकिन आप भी मुझे क्या करने वाले हो, आप भी मुझे पॉइंट्स बताने वाले हो। ठीक है बच्चे लोग, तो फटाफट से पहले तो मुझे बताओ कि मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में लॉन्च हुई थी, जल्दी जल्दी बताओ। वेल डन, जुलाई 1991 में हुई थी भाई, जुलाई 1991 में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि जुलाई 1991 में हुई थी। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? बता सकते हो कितने कंपोनेंट्स है? एनीवन? कितने कंपोनेंट्स थे भाई? कौन से तीन? मैम 3 एलिमेंट्स थे, L, P एंड G, है ना, L, P एंड G मैम, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, देखो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी वो 1991 में आई थी। ठीक है, अब इससे पहले जब 1950 से 1990 का दौर चल रहा था तो उस दौर में हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो बनेगा इंडिया में बनेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये इस दौर में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, उससे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। उससे क्या हुआ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने ये न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की थी। अब वो क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा, कितने इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात की जाए, अगर हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जाए तो देयर आर 3 इकोनॉमिक सिस्टम। पहला है सोशलिज्म, ठीक है, दूसरा है हमारा कैपिटलिज्म, और तीसरा है हमारा मिक्स। अच्छा, इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया ये बताओ? इंडिया ने इन 3 में से कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, बताइए फटाफट से। किया था, यस बच्चे लोग, इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का रोल होगा। ठीक है, कोई भी काम होगा तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों अपना अपना रोल प्ले करेंगी। प्राइवेट भी सब चीजें कर सकता है और पब्लिक भी अपना काम करेगा। जो सोशल बेनिफिट से रिलेटेड है या जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है वो पब्लिक सेक्टर कर लेगा, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू अपना काम करेगा, प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड अपना काम करेगा। ठीक है, तो इंडिया ने हम लोगों का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था। ओके बच्चों लोग, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला के मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था। उसके बाद क्या रीजंस रहे, ऐसा क्या हो गया 1950 से 1990 में जो इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा? ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। तो ऐसा क्या हो गया था, क्या रीजंस थे? ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे। वैसे एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे। इंडिया ना बिल्कुल सेटबैक में चला गया था, इंडिया ना बिल्कुल सेटबैक में चला गया था, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना,
हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो हमको कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को क्या किया, अडॉप्ट किया। सबसे पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई 1950 से 1990 में सब चीजें पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ले ली थी, अच्छे से परफॉर्म कर नहीं रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। बीओपी हमारा डेफिसिट में जा रहा था भाई, इंपोर्ट बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो इस डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोगों को, बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इंडिया में सामान था ही नहीं, और सामान की कमी होने की वजह से, सप्लाई की कमी होने की वजह से डिमांड ज्यादा थी, और इसी रीजन से इन्फ्लेशन आ रहा था इकोनॉमी में। ठीक है, फॉल इन फॉरेक्स रिजर्व। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बचा ही नहीं था, क्यों, एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे थे ना, याद है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा था, इंपोर्ट कम करने में लगे हुए थे, फॉरेक्स रिजर्व आएगा कहां से, फॉरेन करेंसी तो थी ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व में फॉल आ रहा था, इस रीजन की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। डेट बर्डन बढ़ता ही जा रहा था भाई, डेट मतलब लोन लिए जा रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से बहुत लोन ले रखा था, तो इस डेट बर्डन, ह्यूज डेट बर्डन की वजह से भी हम लोगों को क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। फिर उसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेज कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है, हमारा जो मैनेजमेंट था ना कंट्री का, वो कंट्री का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए। ठीक है, अब यहाँ पे समझना इफेक्ट ऑफ क्राइसिस, इफेक्ट ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे समझना बच्चा, इफेक्ट ऑफ क्राइसिस का मतलब क्या है कि ये जो क्राइसिस थे ना, इसका मेजर रीजन क्या हुआ, हम गए वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है, हम किसके पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास, और हमने वर्ल्ड बैंक को बोला कि आप हमको लोन दे दो 7 बिलियन का। ठीक है, हमने वर्ल्ड बैंक को बोला कि आप हमको $7 बिलियन का क्या कर दो, लोन दे दो। अब वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई पहले ही तुम इतना लोन ले चुके हो, ठीक है, $7 बिलियन और मांग रहे हो, पहले का तो हम लोगों ने पे किया ही नहीं अभी तक, हम कैसे दे दे आपको लोन। तो इन दैट केस यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने रखी कंडीशंस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने रखी कंडीशंस कि कुछ शर्तें हैं, अगर इंडिया उन शर्तों को फॉलो कर लेगा तो हम आपको क्या कर देंगे, लोन दे देंगे। तो ये $7 बिलियन जो थे ना, इन $7 बिलियन को के लोन के लिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसा था ही नहीं ना, हमको कैसे भी करके बढ़ना था आगे, तो अब इस कंडीशंस को भी मानना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी, वर्ल्ड बैंक ने बोला सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज करो, ये जो हर चीज में पब्लिक सेक्टर कर रखे हो ना, ये क्या करना है, हम लोगों को डिक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो तुमने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना कि बाहर नहीं ट्रेड करोगे, बाहर से कोई यहाँ नहीं भेजेगा सामान, ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाइए, ये सारे के सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटने चाहिए, तो ये तभी हम आपको लोन देंगे। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, आधे से ज्यादा तो तुमने खुद के अंडर कर रखा है ना, सब चीजें गवर्नमेंट के अंडर, वो प्राइवेट सेक्टर की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटाओगे सारी। ये सारी चीजें अगर आप करोगे, इंडिया के सामने कंडीशन थी भाई, ये सारी चीजें करोगे तो तुमको लोन दे देंगे। तो भाई इंडिया क्या नहीं करता उस टाइम पे, ऑप्शन ही नहीं था ना, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, ये सारी कंडीशंस मान ली। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ये सारी कंडीशंस मान ली। ओके, आगे देखो, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि अनाउंस हुई जुलाई 1991 के अंदर, इसके बेसिकली दो क्लासिफिकेशन थे, एक तो थे स्टेबलाइजेशन मेजर और एक थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स के अंदर जो ऑलरेडी कंडीशन बुरी हो चुकी है उनको सुधारने की कोशिश की गई, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हम चेंजेस लेके आए, नई नई पॉलिसीज लेके आए, टैक्स में चेंजेस, इंडस्ट्री में चेंजेस, फॉरेन ट्रेड में चेंजेस, ये दो तरह के रिफॉर्म्स हम लोग लेके आए। एक तो स्टेबलाइजेशन की, कंट्री की कंडीशन को सुधारो, ठीक है, जो सरप्लस, जो डेफिसिट चल रहा है उसको सुधारो, ठीक है, वो स्टेबलाइजेशन के अंदर आएगा। स्ट्रक्चरल मतलब हमने पॉलिसीज बनाई, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग रिफॉर्म्स, चेंजेस लेके आए, तो ये दो तरह के हमने रिफॉर्म्स लॉन्च किए हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। इसको एलपीजी पॉलिसी भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, आया समझ में? इस पॉलिसी के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन थोड़ा डिटेल में हम लोगों को देखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, बस यही पॉइंट पे फोकस करना है। मेजर लिबरलाइजेशन क्या था, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस हटाना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस, अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है वो सारी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। ठीक है, जितनी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर पे लगा रखी है वो क्या करना है हम लोगों को, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हमको हटा देनी है। ठीक है, अब आगे समझो,
रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, अब लिबरलाइजेशन में ही ज्यादा पॉइंट्स है, मैंने आपको बताया ना सारे के सारे मेजर पॉइंट्स जो मेजर रिफॉर्म्स आए ना वो मेजर रिफॉर्म्स हमारे लिबरलाइजेशन में ही आए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 5 सेक्टर्स थे जिसमें हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए थे। लिबरलाइजेशन में 5 सेक्टर्स थे जिसमें हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए थे। पहला हमारा क्या था, ठीक है, पहला हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा हमारा था टैक्स रिफॉर्म, तीसरा हमारा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर हमारा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, फिर हमारा था फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये हमारे रिफॉर्म्स थे जो कि हम लिबरलाइजेशन में लेके आए थे। समझ लो, ये हमारे रिफॉर्म्स है जो लिबरलाइजेशन के अंडर हम लोग लेके आए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म या फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म, ये 5 अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें हम लोग चेंजेस लेके आए थे। और इन चेंजेस कौन कौन से चेंजेस थे वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, पहला चेंज हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। ठीक है, पहला सेक्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला सेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। 4 पॉइंट पढ़ने हैं अपने को यहाँ पे। ठीक है, अपने को यहाँ पे ना 4 पॉइंट देखने हैं, कौन कौन से वो 4 पॉइंट समझना। पहला तो हमारा है कि भाई क्या करना है हमको, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा देना है। ठीक है, अब तुमको तो पता ही है कि गवर्नमेंट ने है ना पहले जो पॉलिसी चल रही थी उसमें सब चीजों में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, हर चीज में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंपलसरी कर रखी थी यार। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उस लिस्ट को कट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंडस्ट्री आपको नई, अगर न्यू इंडस्ट्री मतलब न्यू कुछ खोलना है तो सेटअप करना है तो जरूरी नहीं है, एग्जिस्टिंग लाइन को एक्सपैंड करना है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइसेंस सिर्फ कुछ जैसे आर्म्स वाले हो गए या है ना ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, लिकर्स हो गए, बहुत छोटी सी लिस्ट थी, उनमें अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, लाइसेंस कंपलसरी, अदरवाइज गवर्नमेंट ने ये लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया। फिर आया हमारे पास पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले कितनी इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर में, अब तो हो गई 3, एलपीजी में 3 हो गई थी, अब वो लिस्ट और भी कम हो गई है, धीरे धीरे रेलवे भी चला जाएगा। ठीक है, 3 आ गई थी। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन था ना, पहले कितना था ये कौन बताने वाला है, पहले 17, 22, 17, 17 था बच्चा, 17, और अब 3 हो गया। वो 3 पता है कौन सा है, 3 हमारे पहला तो है डिफेंस, ठीक है, पहला है डिफेंस, फिर है एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद है रेलवे। अब रेलवे भी जाता, 2 ही बचेंगे फिर। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारे पास ये चीज है। ठीक है, समझ गए क्या, ये डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। ओके डन। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आया है, थर्ड पॉइंट आया डी रिजर्वेशन। भाई ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना रिजर्वेशन मिल रहा था ना, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन हटा दिया गया। ठीक है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना रिजर्वेशन मिल रहा था ना कि जो प्रोडक्ट ये लोग बनाएंगे वो प्रोडक्ट और कोई नहीं बनाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हटा दी गई। ठीक है, ठीक है, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एसएसआई को जो भी प्रोटेक्शन मिले थे, एसएसआई को जो भी प्रोटेक्शन मिले थे वो एसएसआई के सारे प्रोटेक्शन हटा दिए गए, रिजर्वेशन सिस्टम हटा दिया गया। मोनोपोलीज, एमआरटीपी एक्ट बोलते हैं इसको, एमआरटीपी एक्ट। देखो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट 2 प्राइवेट कंपनी को मर्ज नहीं होने देती थी। ठीक है, उनको कोई अमालगमेशन नहीं था, वो ओनरशिप नहीं ले सकते थे, अगर मैं किसी और कंपनी को खरीदना चाहती तो मैं ले नहीं सकती, पार्टनरशिप नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई मोनोपोली पावर आए। ठीक है, लेकिन जब 1991 में पॉलिसी अनाउंस हुई तो एमआरटीपी एक्ट भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये नया रिफॉर्म आया, पहले अलाउड नहीं होता था, अब अलाउ होने लग गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है। नेक्स्ट वाले सेक्टर पे आते हैं जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेक्टर कौन सा है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पैसे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। पहला क्या हुआ भाई, आरबीआई का रोल चेंज हो गया। पहले आरबीआई था रेगुलेटर, ठीक है, पहले आरबीआई क्या था, रेगुलेटर था, अब आरबीआई क्या बन गया, फैसिलिटेटर बन गया। पहले आरबीआई रेगुलेटर हुआ करता था, अब आरबीआई बन गया फैसिलिटेटर। अब कंट्रोल नहीं करेगा, अब मोटिवेट करेगा, जितना हो सके आगे बढ़ाओ। प्राइवेट बैंक्स आए 1991 के बाद, हमारी कंट्री में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आने लग गए। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट चेंज कर दी गई, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना अलाउड नहीं होता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। ठीक है, उसके बाद ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, भाई एक्सपेंशन प्रोसेस और इजी हो गया।
ठीक है। एक्सपेंशन प्रोसेस, अगर आपको कोई किसी भी बैंक को कोई न्यू ब्रांच खोलनी है तो अब वो बिना परमिशन के भी खोल सकते हैं। पहले तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो अब क्या होने लग गया भाई, इजी हो गया। तो एक्सपेंशन प्रोसेस इजी हो गया। ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। ठीक है, ये हमारे क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। अब आ जाओ टैक्स रिफॉर्म्स में। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म, दो तरह के टैक्स इंडिया में लगते हैं, एक लगता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक तो लगता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा लगता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हो क्या बच्चा लोग? ठीक है, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स क्या लेके आए वो समझना। पहले तो टैक्स को रिड्यूस किया गया। तुमको याद है हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था? तुमको याद है जब हम 1950 से 1990 तक पढ़ रहे थे तो हमारी गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा वो टैरिफ लगा रखे थे कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो। अब थोड़े से टैक्स को कम कर दिया गया। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेशन जो रेट्स थी उनको क्या किया, रिड्यूस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम था वो सही नहीं चल रहा था, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को बदला गया। ठीक है, ये जो भाई डबल टैक्सेशन लग रहा था ना, वो डबल टैक्सेशन वाला हटा दिया गया। और इसी के चलते हम लोग अभी की अगर बात करें तो जीएसटी भी इसीलिए आया ना, क्योंकि रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। पहले वैट और सर्विस टैक्स लगता था, अब क्या लगने लग गया, अब हमारा जीएसटी आ गया। तो ये रिफॉर्म्स ही तो है। ठीक है, ये रिफॉर्म्स ही तो है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। हमारा प्रोसेस क्या हो गया बच्चा लोग, सिंप्लीफाई। पहले ना गवर्नमेंट का टैक्सेशन का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन अब क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब तो ई पोर्टल बना दिए गवर्नमेंट ने, डायरेक्टली ऑनलाइन ही कर दो टैक्स का पेमेंट भी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर देखी। तो टैक्स रिफॉर्म के अंदर 3 पॉइंट थे। इंडस्ट्रियल के अंदर कितने पॉइंट्स थे, इंडस्ट्रियल के अंदर 4 और फाइनेंशियल के अंदर भी 4। ठीक है, फाइनेंशियल के अंदर भी क्या हो गया, 4, फाइनेंशियल के अंदर भी 4 हो गए। अब आते हैं हम लोग फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, अब एक सेकेंड, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर 2 पॉइंट है। 1991 में गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो किया डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है खुद की ही करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देना। ठीक है, $1 इज इक्वल टू चल रहा था ₹60, गवर्नमेंट ने कर दिया $1 इज इक्वल टू ₹70। मतलब मैंने मेरी ही कंट्री का लॉस कर दिया। तुम लोगों के माइंड में यही आएगा ना, लेकिन इसके पीछे रीजन था। गवर्नमेंट ने इसीलिए किया ताकि हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ सके। तुम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम यूएस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनके लिए तो हमारी कंट्री अब अट्रैक्टिव बन जाएगी ना। पहले वो $1 से ₹60 का सामान खरीद रहे थे, अब $1 से ₹70 का खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा ना। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का लास्ट डिवैल्यूएशन था, इसके बाद गवर्नमेंट शिफ्ट हो गई फ्लेक्सिबल पे। ठीक है, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या हो गई, फ्लेक्सिबल पे शिफ्ट हो गई। पहले ये जो फिक्स्ड वाला सिस्टम सॉरी, ये जो फिक्स्ड वाला सिस्टम चल रहा था ना, फिक्स्ड वाले सिस्टम का लास्ट डिवैल्यूएशन 1991 में गवर्नमेंट ने किया, और गवर्नमेंट उसके बाद तुरंत शिफ्ट हो गई हमारे फ्लेक्सिबल सिस्टम में। भाई अब हमको कुछ नहीं पता, कर दिया डिवैल्यूएशन, अब हमारा कोई रोल नहीं भाई, अब फ्लेक्सिबल आ गया भाई, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया भाई, एक बार डिवैल्यूएशन कर दिया पहले तो, और फिर बोल दिया अब हमारे हाथ में नहीं भाई, अब तो फ्लेक्सिबल है, अब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स थे। ठीक है, ये हमारे क्या थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या चीजें बदलाव लाए गए, ट्रेडिंग से रिलेटेड भाई क्या बदलाव लाए। और यहाँ पे ट्रेडिंग जो हो रही है वो फॉरेन से रिलेटेड बात हो रही है। ट्रेडिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में पहला क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई थी ना वो हटा दी, बिल्कुल हटा दी, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट तो बिल्कुल हटा दिया, ध्यान रखना है ना, बिल्कुल रिमूव कर दिया। इंपोर्ट जो है उसको कम कर दिया। क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज हो जाते बच्चे, एक्सपोर्ट को रिमूव किया था और इंपोर्ट को रिड्यूस किया था, ये ध्यान रखना। हम एग्जाम में ना कुछ और ही लिख के आ जाते हैं, हम लोग लिख के आ जाते हैं भाई इंपोर्ट हटा दी गई, नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई थी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है समझना।
उसके बाद क्या है, रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले जो लाइसेंसिंग सिस्टम था ना भाई बहुत लंबा था, प्रोसेस ही इतना लंबा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, और देते नहीं थे इतनी आसानी से लाइसेंस। अब वो लाइसेंसिंग सिस्टम भी थोड़ा सा क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। अब ये लाइसेंसिंग सिस्टम भी क्या हो गया है, सिंप्लीफाइड हो गया है। अब क्या हम इजीली लाइसेंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो कोटा वगैरह लगा रखे थे ना, कोटा सिस्टम लगा रखा था, वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट ने हटा दिए, क्योंकि यार अब तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, इकोनॉमी करना ही पड़ेगा ना। तो ये आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स थे। अब हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। सेकेंड एलिमेंट है प्राइवेटाइजेशन। भाई जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी अब वो गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेट को देने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट बोली भाई हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है, हमसे ना हो पाएगा, प्राइवेट को दे दो, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेंगे इसी बहाने, ठीक है। तो ये चीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी और फोर्सफुली करवाया गया था ना। ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन थी, याद है ना, ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन थी भाई, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, दो चीजें की। पहली हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, समझना, इस चीज को समझना यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्री थी, पूरी गवर्नमेंट की थी, 100% गवर्नमेंट की थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसकी ओनरशिप दे दी प्राइवेट को। ये गवर्नमेंट की थी 100%, गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री प्राइवेट को बेच दी। दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी थी जिसमें 50% शेयर थे हमारी गवर्नमेंट के, ठीक है, और 50% जो शेयर्स थे ना वो थे हमारे प्राइवेट के। गवर्नमेंट ने अपने 50% शेयर्स जो है वो प्राइवेट ओनर को बेच दिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने किया है डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब ये गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज डिफरेंट। क्वेश्चन में जब भी इक्विटी वर्ड आ जाएगा तो तुमको डिसइन्वेस्टमेंट पे जाना है। क्वेश्चन में जब भी इक्विटी वर्ड आ जाएगा तो तुमको किस पे जाना है, डिसइन्वेस्टमेंट पे जाना है। जब अपने शेयर्स दूसरों को बेच दिया जाए तो वो डिसइन्वेस्टमेंट, जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बेच दी जाए तो वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, समझ आ गया। दो पॉइंट है सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में, बहुत छोटे से पॉइंट है, अच्छा सा इजी सा है ये, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। थर्ड एलिमेंट आ गया हमारा, थर्ड एलिमेंट कौन सा, ग्लोबलाइजेशन। भाई पूरी इकोनॉमी में बिजनेस करना है बिना रिस्ट्रिक्शन के, रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अब बिल्कुल हटा दी। पूरे वर्ल्ड में जो जहां बिजनेस करना चाहे वो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इकोनॉमिस्ट है भाई, अपने अपने ओपिनियन रखते, कुछ तो लोग फेवर में थे और कुछ लोग क्या थे, अगेंस्ट भी थे, कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट, अपने अपने ओपिनियन सब लोगों ने रखे। अगेंस्ट वाले बोले भाई हमारा वेलफेयर का क्या हो जाएगा, हम लोग जो हम तो पुअर कंट्री है यार, हमारी कंट्री में दूसरे लोग आके बिजनेस करेंगे, हमारा क्या होगा, ये अगेंस्ट वाले लोग थे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर ग्लोबलाइजेशन हो गया तो भाई कंट्री के अंदर आधे लोग तो रिच हो जा रहे हैं, पुअर बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती जाएगी। जो गरीब नेशन है वो तो गरीब ही रह जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर बनता जाएगा। ये चीजें अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन में आई। पॉजिटिव में आया कि भाई मार्केट बढ़ेगा। आज हमारे पास यार क्या नहीं है यार, फॉरेन मार्केट के, फॉरेन ब्रांड्स की क्या चीजें नहीं है हमारे पास, इंडियन ब्रांड से ज्यादा तो हम फॉरेन ब्रांड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी मिल गई हमको, फेवर वाले लोगों ने ये पॉइंट्स दिए हैं, अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझना, जब हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो उसको करने के लिए हमको कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, ठीक है, हमको कुछ चेंजेस करने पड़े, रिफॉर्म्स लाने पड़े, या तुम इसको मान लो हमको चेंजेस करने पड़े। तो वो चेंजेस क्या क्या थे, ठीक है, वो चेंजेस क्या क्या थे समझना। पहला है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले ना गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी भाई, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो एक लिमिट फिक्स होती थी, गवर्नमेंट उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने नहीं देती थी। अब वो लिमिट हटा दी गवर्नमेंट ने बोला जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करो भाई, फ्री, हमारी तरफ से फ्री, तुम फ्री भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे लोग। तो इक्विटी लिमिट बढ़ा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। टैरिफ कोटा, भाई 200% कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे, याद है, 200% कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे गवर्नमेंट हमारी, ठीक है, वो टैक्स रिड्यूस किए गए, कोटा वाला सिस्टम हटा दिया गया। और अब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी निकाली, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी निकाली, अपने बजट के अंदर एग्जिम पॉलिसी डाली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी डाली, जिससे गवर्नमेंट अब लॉन्ग टर्म का सोच रही है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हो गए भाई, अब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ठीक है। पार्शियल कन्वर्जन, रूपी कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, अब जाओ भाई जितना कन्वर्ट करना है करो, फ्री हो तुम हमारी तरफ से, समझ गए। आउटसोर्सिंग, भाई आउटसोर्सिंग ना ग्लोबलाइजेशन की देन है, ग्लोबलाइजेशन हुआ इसीलिए आउटसोर्सिंग हुई। तो आउटसोर्सिंग को तुम ना वो भी बोल सकते हो आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हो तुम, यहाँ पे समझ रहे हो ना, इसको आप लोग आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। एक रेस्टोरेंट ओनर है,
ठीक है। उस रेस्टोरेंट ने बोला यार मैं ना सारे फूड बनाता हूँ, साउथ इंडियन भी बनाता हूँ, इटालियन, सब चीजें बनाता हूँ। अब अगर उस रेस्टोरेंट ओनर ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं पिज्जा बेस, ठीक है, बर्गर बन, पिज्जा बेस और बर्गर बन, अगर ये भी खुद बनाने लग जाऊंगा तो मेरा काम क्या होगा, पनीर मान लो, ठीक है। अब अगर यार ये चीजें भी मैं खुद बनाऊंगा तो मैं बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इन्होंने बोला चलो इस चीज को हम किसी और को दे देते हैं और हम हमारे मेन चीज पे फोकस करते हैं। तो जब हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और को दे दें, जब हम हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज किसी और को दे दे और हम हमारा फोकस कोर एक्टिविटीज पे रखे, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। आउट मतलब बाहर, सोर्सिंग मतलब दे देना, किसी और को दे देना, किसी और से करवा लेना अपना काम, ठीक है, राइट। आउटसोर्सिंग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होने लग गया। तुम ये मान लो रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारी आउटसोर्सिंग हो रही है, ठीक है। WTO, भाई WTO पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही तो है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यही तो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारे इस पूरे ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। WTO इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारे पूरे किसको कंट्रोल कर रखा है, पूरे फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर रखा है। WTO आया था 1955 में और ये घाट को रिप्लेस करके आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों को, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, भाई ये चलता था पहले, इसको रिप्लेस करके हमारा WTO आया 1955 में। कितनी मेंबर कंट्रीज है, 164, इंडिया भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है और 164 कंट्रीज और भी हैं। फंक्शंस ऑफ WTO की अगर बात की जाए कि WTO के क्या क्या फंक्शंस है, तो WTO देखो, कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दो कंट्रीज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डिस्प्यूट हो गया, सॉल्व करवाएगा। कोई भी बैरियर लग गया, उसको हटाने का काम किसका है, WTO का। नॉन टेरिफ बैरियर मतलब जो भी नॉन टेरिफ बैरियर, जो भी बैरियर्स लगा रखे सब हटाने आप लोगों को, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे टैक्स से रिलेटेड, चाहे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कुछ नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड की तरफ से सोचता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज प्रॉपर वे में करना है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होना है ना, सब चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये हमारे WTO के क्या है, फंक्शंस है। ये हमारे WTO के क्या है, फंक्शन है। बच्चा समझ आ गया क्या सब लोगों को? अब देखो, अब भाई LPG पॉलिसी तो आ गई, ठीक है, LPG पॉलिसी तो आ गई है ना। अब LPG पॉलिसी आते ही अब उसके कुछ तो क्या थे, ठीक है, अब कुछ तो क्या थे, बेनिफिट्स थे, और कुछ हमारे क्या थे, बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो चलिए भाई बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, क्या क्या अच्छा किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा इंडिया के अंदर, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा इंडिया के अंदर, हमारी GDP इंक्रीज हुई, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया। राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होने लग गए, इंक्रीज होने लग गए बच्चा, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल, मतलब वो सारी जो याद है प्रॉब्लम्स देखी थी कि हमने क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की, वो सारी प्रॉब्लम्स हट गई है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो गया। ये सारे बेनिफिट्स उन पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज समझो, सारे बेनिफिट्स उन पॉइंट से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स हमने क्या कर दी, हटा दी। अब हमारे पास है क्रिटिसिज्म। व्हाट वर द क्रिटिसिज्म, भाई क्या, देखो हमने पूरे रिफॉर्म्स, अभी हमने पूरा LPG पढ़ लिया, पूरा LPG तीनों हो गए कंप्लीट, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या एग्रीकल्चर पे कहीं फोकस किया, बताओ, क्या कहीं एग्रीकल्चर पे फोकस किया क्या, बताओ जल्दी से। नहीं, कहीं नहीं किया, हमने कहीं नहीं किया, समझ रहे हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हमने कहीं फोकस ही नहीं किया, मतलब एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया बच्चा लोग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी नहीं हो रही थी, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट करी थी, गवर्नमेंट ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, हाँ, गवर्नमेंट ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्टमेंट में डाल दिया था, तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के नहीं किया डिसइन्वेस्टमेंट। टैक्सेशन पॉलिसी अभी भी इनइफेक्टिव थी, हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो क्या थी, अभी भी इनइफेक्टिव थी, समझ रहे हो बच्चे लोग। और कंज्यूमरिज्म मतलब हमने हमारी कंट्री में एक ऐसा कल्चर स्प्रेड कर दिया था जिसमें लोग लग्जरी आइटम के पीछे भाग रहे थे, लोगों अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमने लोगों में वेस्टर्न कल्चर की आदत डाल दी, कंज्यूमरिज्म का क्रेज बढ़ गया। तो ये थोड़े से क्रिटिसिज्म है।
दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये मेरी तरफ से मैंने पूरा आपको पूरा जो भी चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी फ्री कंटेंट अनलॉक करना है तो DEEPI मेरा कोड है, आप उससे उसके थ्रू क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल पे जाओगे बच्चा, ठीक है। अब देखो कोई भी क्विज ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नीचे टेस्ट आता है, टेस्ट पे जाके ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना होता है और आपसे इनवाइट कोड पूछा जाता है, DEEPI डालना है और क्विज कोड आपको एजुकेटर वहां पे दे देंगे। ठीक है बच्चा लोग, आ गया समझ में। DEEPI कोड यूज करना मत भूलना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। कोई भी क्विज, कोई भी स्पेशल क्लास, सबके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो। कोड इज DEEPI, ठीक है। चलिए, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक मिनिमम 100, भाई मिनिमम 100 हमारा टारगेट रहता है। लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ठीक है बच्चे लोग। सो दिस इज योर एजुकेटर signing off from here. Bye bye everyone.